मुश्किल सा सवाल करते हैं, ये करते हैं। अच्छा जी, ये आई आपका फाइनल का पास पेपर है, ये आया था जी 2017 में, 15 नंबर का। इस सवाल में बच्चों आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस शीट भी गिवन है और इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है। तो फिर यहाँ पे उसने क्या कहा है, अगर ये ना कहता, हमारी मर्जी होती, तो हम इंडायरेक्ट से करते, ठीक हो गया। लेकिन अगर आई का भी एग्जामिनर कह दे कि डायरेक्ट से करना है तो फिर डायरेक्ट से ही करना है। क्लियर हो गया। मैंने आपको एक तरीका बताया, वो तरीका हमेशा याद रखना है। वो तरीका क्या है कि जिन चीजों के आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नजर आए उनके अकाउंट ओपन कर लेंगे, सारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएंगे। तो पेज नंबर 1 जो है वो हम खाली रखेंगे, पेज नंबर 2 पे हम वर्किंग कर लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? ये फर्स्ट करें बच्चों, पेज नंबर 2 है, यहाँ पे हमने क्या करनी है जी, वर्किंग करनी है। सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं? ओपनिंग बता दो, क्लोजिंग बता दो। ओपनिंग है 21, क्लोजिंग है 158, ऐसी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग कितना बच्चों, 120 और 158, 500। आगे चलते हैं। स्टॉक इन ट्रेड 45 और 58, जी जी वो लिखिए। तो हमें पेपर नहीं पास होने। 45 और 58, और कौन सा अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल 56 और 68। बच्चों आपको पता है ना, वैसे स्टॉक अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल बनाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन किस मेथड में जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट में। ये सवाल किस मेथड का है, तो उसमें जरूरत है क्योंकि हमने कैश निकालना, ऐसी है। तो स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे, रिसीवेबल अकाउंट भी बनाएंगे, 56,000 और 68,000। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, 56,000 है और 68,000। लेकिन बच्चों एक चीज नोट करें, क्या आपको इस ट्रेड रिसीवेबल के साथ भी प्रोविजन नजर आ रही है? कि नहीं नजर आ रही? प्रोविजन नजर नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बैलेंस शीट में डेटर देखे, उसमें सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल हैं और साथ प्रोविजन नजर नहीं आ रही। फौरन जाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे देखें प्रोविजन की कोई बात हुई है या नहीं हुई। अगर तो बात ही नहीं हुई फिर तो स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन क्या बच्चों आपको नजर आ रहा है कि प्रोविजन है और कितने % है, और सवाल में कोई बैड डेट्स भी हैं? और अगर बच्चों प्रोविजन है और बैलेंस शीट में प्रोविजन नजर नहीं आ रही, तो फिर ये जो डेटर हैं ये बेसिकली क्या है, नेट। याद आ रहा है, कल हमने नेट वाला एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो बच्चों आपको पता है कि डेटर अगर ये नेट है तो यहाँ पे मुझे डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग ये वाला नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि डेटर मेरे यहाँ पे क्यों कौन से होने चाहिए, ग्रॉस होने चाहिए। और साथ मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, नहीं समझ आई? कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, प्रोविजन का। अब अगला सवाल ये है कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा प्रोविजन का बैलेंस क्या है? मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ, क्या वो तरीका याद है आपको? नीचे आएंगे नेट डेटर, ऊपर आएंगे ग्रॉस डेटर और नीचे आएगी प्रोविजन। बच्चों प्रोविजन कितने % है, 6%। और नीचे फिर क्या होगा,
ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आएगा ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आएगा कैरी डाउन। आपको सवाल में जो बैलेंस नजर आ रहे हैं वो डेटर ग्रॉस नहीं है, वो नेट है। 56,000 और 68,000। 56,000 यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग, और कौन सा है जी, 68 क्लोजिंग है। अब बच्चों क्या मुझे बता सकते हो ग्रॉस डेटर की वैल्यू क्या होगी? जरा ट्राई करें, शाबाश। 68,000 कितने परसेंट है बच्चों? 94%। 68,000 को 94 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 72,340। और क्वेश्चन नंबर 8, और ब्रॉड डाउन क्या रहेगा? 56,000 को 94 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 559। तो बच्चों प्रोविजन भी आ जाएगी 4340, और दूसरी 3574। अब बच्चों मुझे डेटर अकाउंट में ग्रॉस डेटर लिखने चाहिए कि नेट? अगर तो इंटरेक्ट मेथड है, याद होना चाहिए आपको, अगर तो इंटरेक्ट मेथड है तो मुझे नेट डेटर की डिफरेंस को ले लेना चाहिए, मुझे प्रोविजन को इग्नोर कर देना। लेकिन मसला ये है कि मेथड कौन सा? डायरेक्ट। मुझे चाहिए एक्चुअल में कैश जो डेटर से आया, और एक्चुअल में कैश लाने के लिए मुझे डेटर की ग्रॉस वैल्यू चाहिए, प्रोविजन माइनस करने के बाद जो डेटर की वैल्यू वो नहीं चाहिए। इशू समझ आ गया? तो बच्चों ग्रॉस ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? 59574। नहीं समझ रही बात? बात चुनो है सुनने ने मई 11 तरीक ਨੂੰ 11 मई को आना रिजल्ट? नहीं 11 में आना मेरा ख्याल है। तो रिजल्ट पहले ही अनाउंस हो गया। हाँ, सारे 6 महीने तुसी अच्छा जी, अच्छा जी। प्रोविजन का ओपनिंग बता दें बच्चों। 3574 ओपनिंग है और क्लोजिंग 4340। ओपनिंग ग्रॉस डेटर और क्लोजिंग ग्रॉस डेटर लिख लिया, ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन लिख ली। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है? 60% ऑफ द सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, और सेल्स की फिगर क्या है? 273,000। नहीं समझ रही बात? टोटल सेल्स कितनी है बच्चों? 273,000। इसका कितने परसेंट लेंगे? 60%, 163। ये कौन सी सेल है? और कैश सेल कितनी होगी? 40%, 109। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट है, सेल के बारे में कुछ नहीं पता, तो सारी की सारी सेल डेटर में डाल देंगे क्रेडिट सेल। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या दे कि भाईजान इतने परसेंट क्रेडिट सेल है, तो बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना। डेटर अकाउंट में 2,73,000 टोटल सेल जाएंगी या 1,63,800 क्रेडिट सेल जाएंगी? अगर वो हमें ये परसेंटेज ना देता तो ये सारी की सारी सेल जाएंगी। अब अगर उसने हमें ये परसेंटेज दे दी है तो सिर्फ ये वाली सेल डेटर अकाउंट में जाए। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो सेल बच्चों डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है 163,800। और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन ना हो तो यहां से कैश निकल आएगा। लेकिन पहले चेक कर लें कोई और इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। गौर से देखते हैं बच्चों।
क्या वो बता रहा है कि भाईजान बैड डेट्स भी हुए? कितने हुए? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री बताएं किसी को अगर आती हो। बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, ऐसी है? नहीं समझ आई तो बोलो तो सही। अच्छा, तो बच्चों कैश की फिगर आने से पहले यहाँ पे बैड डेट्स लिखने चाहिए। कितने हैं जी? 7,000। नहीं समझ रही बात? बैड डेट्स लिखते हैं यहाँ पे 7,000 डेबिट साइड पे आ रहेगा और इसके साथ क्या आ रहेगा? डेटर्स, ऐसी है। अब बच्चों इंक्रीज डिक्रीज अगर हम निकाले प्रोविजन का, क्या डेटर में इजाफा, बैड डेट्स में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है, ऐसी है। ओपनिंग बैड डेट्स कितने थे? 3,574 के। क्लोजिंग कितने हैं? 4,340। बढ़ गए हैं कि कम हो गए? बढ़ गए। तो जो बढ़ गए हैं उसका डिफरेंस डेबिट साइड पे निकलेगा 7। अगर बच्चों सवाल में वो हमें बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन ना देता, ये 7,000 की कोई बात ना करता, तो मैं यही कहता कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 766 के बैड डेट्स गए हुए, ऐसी है ना। लेकिन मसला ये है कि 766 के तो वो गए, लेकिन सवाल में 7,000 की इंफॉर्मेशन अलग भी है। तो अब वो वाले 766 और ये वाले 7,000 दोनों इकट्ठे हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में। नहीं बात सुनी? क्योंकि वो मुंह से कह रहा 7,000, हमारा तो वहां पे आंसर 700 निकल रहा है। तो वो 700 वो वाले बैड डेट्स हैं जो अंदाजन हमारे बनते हैं, और ये वाले बैड डेट्स वो हैं जो कसम खा के कह रहा है कि ये तो हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ का वर्ड कब आता है याद रखना। रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि हमने अपनी किताबों में से ये पैसे डिलीट कर दिए। तो डिलीट तभी करेंगे जब अंदाजा नहीं होगा, कंफर्म होगा। क्या पॉइंट समझ रहा है? आई कैप बाय डिफॉल्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात नहीं करता सवाल में। अभी तक हमने 2 सवाल किए, उनमें से बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात कभी नहीं हुई। हमने क्या किया, ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर किया, जो डिफरेंस निकला वो प्रॉफिट लॉस में ले गए। लेकिन इस सवाल में खास तौर पे आई कैप ने कहा है कि भाईजान 7,000 रुपए के बैड डेट्स हमने खुद अपने हाथों से राइट ऑफ किए। तो राइट ऑफ की एंट्री बच्चों हमेशा याद रखना, राइट ऑफ की एंट्री का जो है वो प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होता, उसकी सीधी एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, ये बात बैठ गई, हमेशा ये बात याद रखना। अच्छा जी तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 7,000 बैड डेट्स कहां से आ रहे हैं? डेटर से। लेकिन 766 के बैड डेट्स कहां से आ रहे हैं? प्रोविजन से। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि टोटल मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले बैड डेट्स 7,766 है। सोच लो, ये बात हजम नहीं हुई बच्चों। डेटर के ऊपर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप डेटर से रिलेटेड तमाम इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझें। इससे मुश्किल पॉइंट कोई नहीं डेटर। सबसे पहला मुश्किल पॉइंट यहाँ पे ये आया कि सवाल में से डेटर की फिगर ग्रॉस नहीं दी थी, नेट दी थी। ये हमें पेपर में जब हमारे सामने फर्ज करें पेपर में सवाल आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि नेट है कि ग्रॉस? हम तो जल्दी जल्दी में लिख लेंगे बैलेंस। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और वहां पे देखना प्रोविजन की बात तो कोई नहीं हुई। अगर तो नहीं हुई फिर तो जो ग्रॉस है वही नेट है, क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं सवाल में। और अगर प्रोविजन की बात हुई है और प्रोविजन की बात यहाँ पे हुई है और प्रोविजन हमें ऊपर बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात है कि जो डेटर की फिगर है वो क्या है? नेट है। जैसे गौर से देखो, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्या आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही? नहीं नजर आ रही। तो इसका क्या हम ये असम्पशन ले लें कि डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है? ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि आप ये अज्यूम कर लें डेप्रिसिएशन होती नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगी। और वो अपने मुंह से कुछ कह भी रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर गई। क्लियर सबको?
डेप्रिसिएशन होती है। अगर आप कह भी लें कि नहीं होती, वो कह रहा भाईजान होती है, और ऊपर बैलेंस शीट में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नजर नहीं आ रहा, तो क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये WDV है। ये कौन सी वैल्यू है? WDV। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ फिर? WDV। तो जब WDV साथ लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड करेंगे या इसी अकाउंट में रहेगी? इसी अकाउंट में रहेगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया। फोकस इस वक्त हमारा डेटर है, अभी डेटर वाला मसला हल नहीं है। बताना मकसद ये है, अगर बैलेंस शीट में आपको ट्रेड रिसीवेबल नजर आ जाए, साथ प्रोविजन नजर ना आए, और प्रोविजन की बात नीचे कहीं पे हो रही है, तो सीधी सी बात है वो डेटर कौन से है? नेट है। और आपको ग्रॉस निकालने पड़ेंगे, लेकिन ग्रॉस को निकालने पड़ेंगे, कल तो नहीं निकाले। कल इनडायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें प्रोविजन की वर्किंग ना करें, नीचे डेटर ले लें नेट, सवाल हो जाता हमारा। लेकिन मसला ये है कि इस सवाल में कौन सा मेथड है? डायरेक्ट में हमें डेटर की वर्किंग करनी ही करनी है, इसके अलावा चारा कोई नहीं। क्लियर है? तो जब करनी ही करनी है तो डेटर का ब्रॉडन और कैरेडल ग्रॉस लेंगे या नेट लेंगे? ग्रॉस लेंगे। उसके लिए हमें ग्रॉस डेटर निकालने पड़ेंगे। तरीका समझ आ गया? अच्छा जी बच्चों, डेटर अकाउंट में सेल भी चली गई है, ब्रॉडन भी चला गया, बैडर्स भी निकल गए हैं, कैरेडॉन भी आ गया है, तो क्या चीज रह गई है? कैश रह गया। क्या ये कैश निकाला जा सकता है कुछ? 144 034 चेक करो इसमें कोई गड़बड़ ना हो। क्लास लेने जाना है? नहीं, मुझे आता है। इक्वेशन है तो पूछ सकते हैं। 144 ऐसे शाम 034 बातें सुन रहे हैं इसकी। आगे चलते हैं बच्चों। आता है ऐसे। हमारा डेटर अकाउंट वाला मसला हल हो गया 100%, तो उसमें कोई बात रह गई है? ये वाला पहला पॉइंट हो चुका है, कैश दूसरा फ्लो पॉइंट वाली भी हो चुका है। तीसरा पॉइंट रह गया डेप्रिसिएशन। तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बता देना बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी है? हां बस वेब नौ होता है ना बच्चों ये सारी वैल्यूज ऊपर राउंड ऑफ हुई पड़ी है 1000 में। आई क्या बड़ा तेज है, इस तरह की हरकतें करता है। यार अब अगर आपके दिमाग में आया 22.5 और आपने यहाँ पे 22.5 लिख दिया जल्दी जल्दी में, तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या बेड़ा गर्क हुआ भला? ये सारी वैल्यूज मिलियन में नहीं है, 1000 में है, और आई कैप ने ऊपर वाली वैल्यू 1000 में लिखी हुई है और नीचे वाली वैल्यू मिलियन में लिखी हुई। इस तरह की हरकत एक्सपेक्टेड आई कैप से। क्यों? क्योंकि ये भी आई कैप का सवाल। तो जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि अब 22.5 यहाँ पे, हकीकत में आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 22,500,000। ऐसा ना हो ये भी लिख दें, आप कहेंगे यार ओपनिंग 1,20,000 के असर थे, डेप्रिसिएशन 22 मिलियन की चार्ज हुई है और क्लोजिंग 1,58,000 के। तो ये भी बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 22,500 की आनी चाहिए? ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्यों आ रही है? ये WDV है। और WDV कैसे पता चला? सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, वहां से पता चला। तो बच्चों अगला पॉइंट ये है, चलो जी बार पढ़ लिया। अच्छा अब आगे देखें, 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारी मर्जी है, डेप्रिसिएशन सारी कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दें या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमारी मर्जी। लेकिन जब भाई क्या खुद कह रहा है कि भाईजान 70% कॉस्ट ऑफ सेल में गई है, तो फिर क्या 30% गई नहीं? 30% भी तो कहीं ना कहीं गई होगी ना। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल में 70% गई है तो बच्चों ढूंढो बाकी 30% कहाँ गई है? बाकी 30% कहाँ गई होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। क्लियर पॉइंट? अच्छा जी बच्चों मैंने यहाँ पे क्रेडिट तो कर दिया, तो 22,500 क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो कोई और अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 22,000 500 से, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? ये एंट्री सबको समझ आती है? ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, ये रहती है। क्रेडिट तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया ना, गौर से देखो, ये तो मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट साइड को सोचो बच्चों, इस डेबिट साइड के दो हिस्से होंगे कि नहीं होंगे? इस डेबिट साइड के दो हिस्से होंगे, एक 70% वाला हिस्सा अलग और 30% वाला हिस्सा अलग। 70% कितना आता है? 15,750, और 30% वाला हिस्सा 6,750। क्लियर? अगर मैं बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल की बात करूं, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 187,500। नजर आ रहा है आपको? 187,500। क्या उसमें से डेप्रिसिएशन निकालनी चाहिए? क्यों भला? क्योंकि उसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है? 46,766 ऑपरेटिंग एक्सपेंस 46,766। क्या उसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए? कितनी? 6,750। तो बच्चों कैश रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आती है? वन सेवन। अच्छा अभी उसको उठा दो। 171750 क्लियर सबको? ये असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल है जिसका कैश से कोई लेना देना है। ऊपर वाली कॉस्ट ऑफ सेल सारी की सारी कैश वाली नहीं है, उसमें नॉन कैश खर्चा था, वो हमने साइड पे कर दिया। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल मेरी इस वर्किंग में कहीं पे जाएगी? सोचो जरा। ये जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल मुझे बताई है 171,750, ये यहाँ पे कहीं पे आनी चाहिए? किस स्टॉक अकाउंट? स्टॉक में किस जगह पर? डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। नहीं समझ आई बात? 171,750 ये क्रेडिट साइड में क्यों आई बच्चों? जो चीजें बेचेंगे उससे इन्वेंट्री बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो जब कम होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी कि डेबिट होगी? तो कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री के क्रेडिट साइड पे आती है। अच्छी तरह से दिमाग में। तो बच्चों जब इन्वेंट्री आपने क्रेडिट कर दी तो ये कहीं से आई होगी तो क्रेडिट हुई होगी। फिर कहां से आई होगी? क्या मैं परचेजिंग निकाल सकता हूँ? 18475 क्लियर सबको? तो बच्चों मुझे यहाँ पे फिर इसका मतलब है वो कोई क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बनाया। ब्रॉड डाउन पता नहीं है, कैरी डाउन पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि परचेजेस कितनी है? 184,750 ऐसी है। तो बच्चों गौर से देखो, क्या मेरे क्रेडिटर 42,000 और 39,000 है? ब्रॉड डाउन कितना आएगा? 39,000 और कैरी डाउन 42,000। तो यहाँ पे कुछ निकल आएगा। कैश कितना निकल आएगा? वन 81,750 क्लियर हो गया जी? हाँ जी। ओपनिंग 39,000, परचेज है 84 की क्रेडिटर की, तो कितने पैसे दिए होंगे? ठीक है जी।
अच्छा जी, ये वाला अकाउंट भी हो गया। अच्छा जी बच्चों, क्या शेयर कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है? लेकिन उसने बताया कोई नहीं कि बोनस शेयर है या राइट शेयर है, सवाल में कुछ बताया। तो फिर अज्यूम कर लेंगे कि भाई शेयर इशू किए होंगे, कैश लिया होगा, ऐसी है। इसका अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। फिर भी कोई मसला नहीं। ओपनिंग कितना बच्चों? 150। क्लोजिंग कितना है? 175। हो सकता है कोई बोनस शेयर की बातें हो जाए, अभी फिलहाल ठहर जाओ। यहां तक की स्टोरी क्लियर है सबको? कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हुआ? हाँ, ये ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल है जिसमें नॉन कैश एक्सपेंस भी है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को निकाल दो, तो ये कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी जिसका ताल्लुक कैश के साथ है? ये कॉस्ट ऑफ सेल बेसिकली हकीकत में मेरी इन्वेंट्री है जो निकली होगी, ऐसी है। क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों 1,87,500 से मेरी इन्वेंट्री निकली है? नहीं, ये नहीं कह सकते। 1,87,500 से मेरी इन्वेंट्री नहीं निकली, मेरी इन्वेंट्री 1,71,750 से निकली। बोला क्यों? क्योंकि 15,750 वेब पोजीशन है, तो मेरी इन्वेंट्री जो है 1,71,750 से निकली। बात समझ आई? अच्छा, शेयर कैपिटल समझ आ गया सबको? अभी ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है बच्चों, ये अकाउंट हो चुका है। अब रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना लेते हैं। रिटेन अर्निंग का अकाउंट ओपनिंग कितना बच्चों? 21,500। क्लोजिंग कितना है? 54,434। इसमें कोई प्रॉफिट या डिविडेंड निकल आएंगे? यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे क्या निकल आएगा? डिविडेंड। अगर कोई डिविडेंड दिए होंगे तो यहाँ से निकल आएगा। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आप। और अगर आपको पता है कोई बोनस शेयर भी दिए हैं तो रिटेन अर्निंग बढ़ती है कि कम होती है? याद करो। शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। और रिटेन अर्निंग क्या होती है? डेबिट। ऐसी है। लेकिन रिटेन अर्निंग बच्चों एक और सूरत में भी क्रेडिट हो सकती है। रिटेन अर्निंग किसी सूरत दुनिया में कोई और वजह जिससे रिटेन अर्निंग क्रेडिट होती है, सोचो। रीवैल्यूएशन सरप्लस, याद करो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री सोचो जरा। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये सारे मसले रिटेन अर्निंग में आ सकते हैं। वो दूसरी बात है, सवाल में शायद ये सारे ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिटेन अर्निंग में क्रेडिट साइड पे दो चीजें आ सकती है। कौन कौन सी? एक तो प्रॉफिट, दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर। और रिटेन अर्निंग में से दो चीजें निकल सकती है। एक तो डिविडेंड जो आपने कैश की सूरत में दिया होगा, किस सूरत में दिया होगा, और एक वो डिविडेंड जो आपने बोनस शेयर की सूरत में दिया होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये निकल सकता है। बहरहाल आगे देखते हैं। क्या ये अकाउंट भी समझ आ गया? आपको नजर आ रहा है बच्चों रीवैल्यू सरप्लस भी है? कितना है बच्चों? हाँ जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग कितना है? 0। क्लोजिंग कितना है? क्या बच्चों ड्यूरिंग द ईयर गेन हुआ है कि लॉस हुआ? कैसे पता लगा गेन हुआ? था ही नहीं शुरू में, साल के एंड पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है गेन हुआ। अगर लॉस होता तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ नजर आ रहा?
और सीधा प्रॉफिट लॉस में चला गया। ये भी अकाउंट हो गया। डिबेंचर लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी है, क्योंकि वो लाइबिलिटी की साइड पे आ रहा है। किस साइड पे आ रहा है? लाइबिलिटी वाली साइड पे आ रहा है। डिबेंचर ओपनिंग कितने थे? क्लोजिंग कितने हैं? क्या ड्यूरिंग द ईयर लाइबिलिटी बढ़ गई है कि कम हुई है? क्या पेमेंट की होगी? ठीक है, वो भी निकाली जा सकती है। मर्जी आपकी, अकाउंट बनाना चाहे बना लें। अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आराम से ओपनिंग क्लोजिंग ले लेंगे। ओपनिंग है, डिबेंचर क्या? हाँ लोन है, कर्जा लिया हुआ 26 और 18। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग कितना है? 2500, क्लोजिंग 1000। इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग कितना बच्चों? 2500, क्लोजिंग 1000। आगे चलते हैं। ट्रेड पेएबल लिख लिया हमने ऑलरेडी, इस पर टिक लगा हुआ है, ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अक्रूड लाइबिलिटीज 18,000 और 20,000। देखिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं ना होती, मतलब एक तो ये है ना कि आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गया कि आपने बस डाटा देखा, समझ आ गई कि किसके अकाउंट बनाने हैं किसके नहीं बनाने, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर अभी प्रैक्टिस नहीं हुई हमारी, तो जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे हैं जिनमें डिफरेंस है, सारे अकाउंट ओपन कर लो। ओपनिंग 18 है, क्लोजिंग 20 है। आगे बच्चों, अनअर्न्ड मेंटेनेंस। अनअर्न्ड मेंटेनेंस ओपनिंग बच्चों 4000, क्लोजिंग 2000। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8000 और 10,000। हाँ जी, तो मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी कंपनी। और जिस तरह से कंपनी है उसके अंदर कंप्यूटर पड़े हुए, कंपनी अपना एक बंदा रखे कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, ठीक हो गया। और कंपनी ये भी कर सकती है कि बंदा ना रखे, बाहर किसी आईटी फर्म को कहे कि यार हमारे कंप्यूटर की मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है, ठीक हो गया। तो जो कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करेगी वो पैसे कमाएगी कि नहीं कमाएगी? आईटी कंपनी के लिए वो पैसे इनकम होंगे कि नहीं होंगे? एक कंपनी तो पैसे दे रही है लेकिन दूसरी कंपनी पैसे ले रही है। फेयर पॉइंट? नहीं, अनअर्न्ड, अर्न्ड का मतलब क्या होता है? ये पैसे कमा रही है कि दे रही है? ये कमा रही है। पॉइंट समझ आया? 4000 और 2000 वो तो लिख लिया। 8000 है, हाँ जी। अनअर्न्ड का मतलब ये है कि एडवांस पैसे पकड़ लिए हैं और अभी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सारे अकाउंट ओपन कर लिए जितने हो सकता है, जितना का खिलारा डाल सकता था सारा खिलारा डाल दिया, ठीक है जी। अब बच्चों सेल भी हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट तुमको डिफरेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 40,766। अब सवाल पहला मेरा ये है, क्या ये सारे वो खर्चे हैं जो कैश वाले हैं या इसमें नॉन कैश खर्चे भी शामिल हैं?
क्लियर, याद है? इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन भी शामिल। क्लियर हो गया? लेकिन अभी हौसला हौसला, इधर देखो, ये गलती आप करेंगे, 99% चांस है कि पेपर में भी गलती हो सकती है अगर आप अलर्ट ना हुए। क्या बच्चों ये खर्चा भी है, ये कहाँ गया होगा? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों टोटल आपकी ये लाइनें हैं, मुझे सोच समझ के जवाब देना है कि ये बैड डेट्स किस लाइन के अंदर शामिल है। क्या सेल के अंदर बैड डेट शामिल होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर, टैक्स एक्सपेंस के अंदर। तो वो प्रॉफिट, वो जो हमारा बैड डेट्स हुए ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने हैं, वो किस लाइन में गए होंगे? वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गए। अब लॉजिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब समझ आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही खर्चे जो डे टू डे हमें पड़े होंगे, तो बैड डेट्स भी इधर ही गए होंगे। 46766। तो बच्चों इसमें से 7766 भी माइनस होना चाहिए कि नहीं? माइनस होना चाहिए। ये आपसे पेपर में गलती होनी है। अगर आपने ना सोचा तो आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करके बैठे होंगे, हालांकि बैड डेट्स भी इसके अंदर ही। हाँ जी, अब मुझे बताएं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक कैश के साथ, 32,000, ये वो खर्चे हैं जो वाकई कैश रिलेटेड खर्चे हैं। ऐसे ही हो गया। जब प्रॉफिट लॉस में तो ये डेबिट हुआ है, तो किसी और अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो बोलो सही, किसी और अकाउंट में ये क्या हुआ होगा? क्रेडिट। अब जरा ढूंढ के जवाब दें, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्रेडिट हुआ होगा? स्टॉक में, डेटर में, क्रेडिटर में, शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स में, रिटेन अर्निंग में, डिबेंचर में, इंटरेस्ट पेएबल में, अनअर्न्ड मेंटेनेंस में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, अक्रूड लायबिलिटी में। सोच लो। रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ये 32,250 किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा? हमने सारे के सारे अकाउंट ओपन करके रखे हुए। ये 32,250 किसी अकाउंट में जाना है। किसी अकाउंट में लिखोगे तो सवाल होना है, वरना सवाल यहीं पे स्टक रहेगा। है तो खोते हो। एक अकाउंट तो वही बनाते हैं जिसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है। अन्य याद करो। वेरी गुड। हाँ जी, है वेरी गुड, शाबाश। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? बच्चों क्या आपके सामने मैंने ये अकाउंट बनाया था? और मैंने ये पूछा भी था, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, और सब बच्चों ने बाद जमात कहा था नो सर। तूने तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डाला। शौकियां वेख लो इन्हां दी जिन्नियां मर्जी, अकल दी गल कोई भी नहीं। ये पैसे प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुए हैं, तो अक्रूड लायबिलिटीज में, अक्रूड लायबिलिटीज बेसिकली क्या है? एक्सपेंस पेएबल। याद रखना, एक्सपेंस पेएबल का ही दूसरा नाम अक्रूड लायबिलिटी। 32,250। क्या ये बात हो रही? यहां पे लिखेंगे तो यहां पे कोई वैल्यू आएगी, वो क्या चीज होगी? कैश होगा। निकाले 30,250। क्लियर? अच्छा अच्छा जी। अदर इनकम
कितनी है बच्चों? 11,200। बच्चों देखो अदर इनकम की क्या वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अदर इनकम कंप्राइज ऑफ गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल ऑफ फॉर 12 मिलियन। क्या वो आपको कह रहा है कि भाईजान डिस्पोजल अकाउंट बनाओ? अदर इनकम कौन सी है? 11,200। इस 11,200 की एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो। 3 मिलियन गेन है और 8.2 मिलियन की मेंटेनेंस इनकम। 8.2 में 3 जमा करेंगे 11.2 आ रहेगा क्या? नहीं आ रहेगा। तो बच्चों मुझे 3 मिलियन की एंट्री बताओ। ये तो 3 मिलियन है। ये गेन जो होगा चीजें बेच के, डिस्पोजल डेबिट होगा और गेन क्रेडिट होगा। क्या मुझे ये समझ आ रही है कि डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना था? बच्चों आपको पता है गेन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाता है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट पे और डिस्पोजल में डेबिट पे। अगली बात, ये फिर 12 मिलियन क्या चीज है? क्या ये कैश रिसीव हुआ है? कैश डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? आवाज नहीं आई। डिस्पोजल क्रेडिट होगा। तो बच्चों अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन है तो क्या मुझे पता लग सकता है कि मेरा जो एसेट मैंने सेल किया है उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी? अब ये 9,000 जो यहाँ पे आ रहा है, ये दुनिया के किसी और अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा? क्या यहाँ पे आना चाहिए? नहीं समझ रही बात है ना? अच्छा जी, ये 8.2 मिलियन की एंट्री बताए दास। अगर कैश डेबिट मेंटेनेंस इनकम क्रेडिट की एंट्री पास करनी है तो बच्चों फिर इस अकाउंट को क्यों बनाया हमने? ये वाला अकाउंट क्यों बनाया अगर उससे सीधा कैश में चला जाए? 8.2 मिलियन की एंट्री सोच समझ के जवाब दे। शाबाश। क्या इतने पैसे पकड़े हैं या इतनी इनकम बनती है? अकल अकल चाहिए। इनकम बनती है, क्या जरूरी है इतना पैसा भी पकड़ाओ? तो अगर ये इनकम बनती है तो इनकम तो होगी क्रेडिट, कैश डेबिट नहीं होगा। डेबिट फिर क्या होगा? क्रेडिटर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको सर्विस देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा डेटर क्रेडिट होगा। हाँ जी शाबाश। है अन्य इधर आना 8.2 मिलियन। अच्छा कोई क्रेडिटर कह रहा है, कोई डेटर कह रहा है। तो यहां से क्या निकलेगा? एक मिनट बच्चों, 8.2 मिलियन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हुआ होगा कि डेबिट? क्रेडिट। तो यहां पे क्या होना है? वो डेबिट होना है और कैश यहां से निकलना है। कितना निकलेगा? 6,200 यहां से निकलेगा। क्या यहां तक की बात समझ आई? मेंटेनेंस इनकम का भी रोला खत्म हुआ। हाँ। कैश क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? ये क्या क्रेडिट हो रहा है? हाँ वेरी गुड शाबाश। क्या बात कर दी हो। एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा जब ये सवाल आएगा, सर क्या कैश वाकई एसेट होता है?
हमें कैसे पता है कि कैश ऐसा तो क्या? क्योंकि फोटो तो बाबा जी कायद आज़म की भी हो सकती है, तो गांधी की भी तो हो सकती है। अगर गांधी की फोटो होगी तो फिर वो एसेट कैसे आएगा? लेवल आएगा। कायद आज़म की फोटो हो तो फिर तो एसेट है, लेकिन अगर गांधी की फोटो हो फिर वो क्या हो सकता है? अगर उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हो तो फिर वो क्या है? क्या मैंने आपसे एंट्री पूछी थी, इसकी एंट्री बताएं। इसकी एंट्री क्या बनती है पहले ये बताएं। आप पे ये 8.2 मिलियन जो है इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ पड़ा? क्रेडिट हुआ पड़ा। तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं होना, यहाँ पे क्या होना? डेबिट। और यहां से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो किसी और अकाउंट में क्या हुई होगी? डेबिट। तो डेफिनेटली पैसे पकड़े हैं, कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। अब बच्चों अनअर्न्ड मेंटेनेंस का अकाउंट क्लोज हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट क्लोज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट रह गया, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। बच्चों क्या टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ सवाल में? 15,000। अब सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे 15,000 क्या हो रहा है? डेबिट के क्रेडिट? अगर यहाँ पे 15,000 डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे 15,000 किस साइड पे आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो जब क्रेडिट साइड पे आएगा तो यहां से क्या निकल आएगा? कैश निकल आएगा। निकाल लें 13,000। ये अकाउंट भी बच्चों कंप्लीट हो गया, डिस्पोजल भी कंप्लीट, अनअर्न्ड मेंटेनेंस भी कंप्लीट। अब कौन सा रह गया? इंटरेस्ट पेएबल। बच्चों क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है आपको? कितना है? सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे 2,000 क्या हो रहा है? डेबिट का क्रेडिट? डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2,000 किस साइड पे आएगा? तो यहां से कुछ निकल आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया, अक्रूड लायबिलिटीज भी कंप्लीट है, डिबेंचर रह गया। इसके बारे में पूरे सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई है इंफॉर्मेशन? सारा सवाल हमने पढ़ लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको फिर हम आंखें बंद करके खुद ही अज्यूम करके 8,000 बनता है, यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन होती तो लिख लेते, नहीं है तो ठीक है। अब रीवैल्यू सरप्लस, क्या यहाँ पे बच्चों कैश आ जाएगा? सोच लो। रिटेन अर्निंग आ जाएगा? हाँ सोच लो, सोच लो। तो बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कितने से? 10,000 से। क्लियर हो गया? रीवैल्यू सरप्लस भी क्लोज हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्लोज, बैड डेट्स क्लोज, और डेटर क्लोज, स्टॉक क्लोज, क्रेडिटर क्लोज, शेयर कैपिटल। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल में, तो अज्यूम करेंगे कि फिर ये कैश ही आया होगा। ये भी क्लोज, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्लोज, बैड डेट्स क्लोज, रीवैल्यू सरप्लस भी क्लोज, डिबेंचर भी क्लोज। अच्छा रिटेन अर्निंग रह गया, रिटेन अर्निंग रह गया। बच्चों ड्यूरिंग द ईयर सारा कुछ कट कटा के कितना प्रॉफिट बचा? ये वाला प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कहां गया होगा? रिटेन अर्निंग में गया होगा, 32,934। अब ये टोटल करके देखो, दाएं बाएं कहीं से कोई पैसे बैलेंस ही फिगर आती? अगर दाएं तरफ आई तो कुछ और सोचेंगे, बाएं तरफ आई तो कुछ और होगा। इसका मतलब है कोई रीवैल्यू सरप्लस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई डिविडेंड नहीं दिया कैश में, कोई डिविडेंड नहीं दिया बोनस शेयर के, कुछ भी नहीं दिया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ पड़ा? टैली हो गया। तो क्लियर है? अब कुछ ऐसे चीजें भी होंगे जो रिटेन अर्निंग में से भी कैश निकालना है। ठीक है जी, यहां तक की बात है।